हेलो फ्रेंड, मैं रीना मैम स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो हम लोग का सीरीज चल रहा है शिल्पी सीरीज, उसमें हम लोग होम साइंस के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, होम साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम यानी कि जो आप लोगों का आप लोगों का यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके तैयारी के लिए। आपकी तैयारी को एक बेहतरीन करने के लिए ये जो सीरीज़ चला है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी पावर से क्या करिए, आप लोग हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल फ्री में आप लोगों का यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, कोई यहाँ पे पेड क्लास नहीं। तो इसके लिए बस सिर्फ थोड़ा से आप लोगों को एफर्ट करना है, यानी थोड़ा से मेहनत करना है। थोड़ा से मेहनत करेंगे, वीडियो को देखेंगे। कोई भी ऐसा शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़राब नहीं जाती है या वेस्ट नहीं होता है। मैं जितने क्वेश्चन कराती हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन इसी में से मिल जाए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप बिना किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, चलिए हम लोग आज के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमारे सीरीज़ का है वो आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है। ठीक है, ये आपके सीडी का क्वेश्चन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है कि प्रसव का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जो दिया है, इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नहीं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पेपर करते समय जल्दबाजी में नहीं शब्द को ध्यान में ना कर और जो सही होता है क्वेश्चन उसी को हम लोग गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पे नहीं दिया गया, प्रसव का प्रकार नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पे जो है वो है संभाग प्रसव, दूसरा है प्राकृतिक प्रसव, तीसरा सी जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, और डी ऑप्शन जो होगा वो जटिलतापूर्ण प्रसव। तो इसमें से आपको क्या बताना है कि कौन सा प्रसव आपका नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रसव आपका नहीं है, मतलब प्रसव के प्रकार नहीं है। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि प्रसव कितने प्रकार के होते हैं। प्रसव कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बताएंगे कि प्रसव आप लोग के 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक प्रसव होता है, औजारों औजारों की मदद से प्रसव। ठीक है, और तीसरा जो होता है उल्टा होता है, जिसे ब्रिज बर्थ भी कहते हैं। ठीक है, जिसे ब्रिज जो है ब्रथ भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसे उल्टा उल्टा प्रसव या आपका ब्रिज ब्रथ, ठीक, BIRT, ठीक, ब्रथ भी कहते हैं। और उसी तरह आपका होता है एक पांचवा जो होता है, ये पहला हो गया, आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ओके, उसके बाद चौथा आपका जो होगा वो क्या होगा। देखिए इस पे जो है इस तरह से लिखने में थोड़ा से नहीं बनता है, मैं कोशिश करती हूँ लिखने की। एक सेकंड। तो इस तरह देखिए आप लोगों का 5 प्रकार का प्रसव होता है। ठीक है, 5 प्रकार का प्रसव होता है, मैंने आप लोगों को बताया। पहला जो आपका होता है वो क्या होता है तो आप लोग बताएंगे कि पहला जो होता है वो आपका होता है प्राकृतिक। ओके, दूसरा जो होता है औजार के मदद से जो प्रसव होता है उसे ही इंस्ट्रूमेंटल प्रसव कहते हैं, उसे ही इंस्ट्रूमेंटल प्रसव कहते हैं, जो आपके औजारों की मदद से होता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। तीसरा आपका होता है उल्टा प्रसव, या इसी को आप ब्रिज बर्थ के नाम से भी जानते हैं। चौथा आपका जो होगा आड़ा आड़ा जन्म, यानी कि तिरछे जो बिल्कुल आड़ा हो जाए इस तरह से जो बच्चा रहता है उसे आड़ा जन्म होता है। और पांचवा आपका होगा चीर फाड़ द्वारा, यानी कि जो ऑपरेशन द्वारा होता है उसी को कहते हैं चीर फाड़ द्वारा प्रसव। तो ये
5 प्रकार के आपके प्रसव होते हैं। प्राकृतिक होता है जो नेचुरली रूप से पेन होता है, और आपका जो प्रसव होता है उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। औजारों की मदद से, यानी कि जब बच्चा थोड़ा हेल्दी हो तो उस समय उसका डिलीवरी नहीं हो पाती, तो उस समय जो योनि भाग होती है उसे औजारों से थोड़ा से फैला दिया जाता है। उसके बाद प्रसव होता है, उसे औजारों की मदद से प्रसव कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल आपका क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं या बर्थ कहते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंटल बर्थ के नाम से जाना जाता है किसे, औजारों के द्वारा। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें, मतलब ये आपका प्राकृतिक प्रसव हो गया, आपका ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल। और ये जो आड़ा प्रसव है इसी को जटिलता पूर्वक प्रसव कहते हैं। जटिलता पूर्ण प्रसव भी कहते हैं, किसे कहते हैं, आड़ा जो आपका होता है। ठीक है। और चीर फाड़ का तो आप लोग को पता है, ऑपरेशन या सृजन द्वारा जो आपका बर्थ होता है, जन्म होता है, वही चीर फाड़ का होता है। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के आपके प्रसव होते हैं। अब हमने आपको 5 प्रकार के प्रसव बता दिए, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका नहीं है प्रसव के प्रकार। तो आप बताएंगे आपका प्रसव प्राकृतिक प्रसव भी है, इंस्ट्रूमेंटल भी आपका प्रसव है, और जटिलता पूर्वक प्रसव भी आपका है। तो ये तीनों आपके प्रकार हैं प्रसव के, किसके, प्रसव के प्रकार है। और प्रसव का प्रकार कौन नहीं है, तो संभाग जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तो राइट आंसर ए। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि प्रसव कितने प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है रेडियो प्रसारण की पहली सरकारी संस्था कौन सी है। ओके, जो रेडियो प्रसारण किया गया है, ये आपका टेक्सटाइल से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। और आप लोग को पता है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब सन 2021 का जो टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ था, ठीक, टीजीटी का पेपर हुआ था, मैं टीजीटी यानी सन 2000 टेक्सटाइल था, इन दो पेपर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए अगर देखा जाए तो आप लोग का जो सीडी का ये टेक्सटाइल एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये आप लोग के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सटाइल को आप लोग हल्के में ना लेके इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का याद करने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें सन दिया हुआ होता है, कुछ डाटा दिए होते हैं, तो उस डाटा को आपको सिर्फ और सिर्फ रखना होता है। ओके, तो और आप लोगों से कि अगर आप लोग पेपर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पेपर वाइज सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे होम मैनेजमेंट का एक साथ सॉल्व करा दूं, मिक्स ना करूं, टेक्सटाइल का अलग करवा दूं, अगर इस तरह से आप लोग पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हल करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस टाइप के ही पेपर को सॉल्व कराऊंगी, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगी। ओके, तो हमारा अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रेडियो प्रसारण की पहली सरकारी संस्था थी, बीबीसी थी या प्रसार भारती संदेश या AIR था या आकाशवाणी। तो इसका राइट आंसर जो आपका होने वाला है, राइट आंसर आप लोगों का है प्रसार भारती संदेश जो था, ये आपका रेडियो प्रसारण की पहली सरकारी संस्था थी। कौन सी थी, तो आप लोग बताएंगे प्रसार भारती। ओके, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंडियन ब्रांड कास्टिंग की न्यू है। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम लोग देखेंगे न्यू कब पड़ी। आपको बताना है जो इंडियन ब्रांड कास्टिंग की न्यू कब पड़ी, जो इंडियन ब्रांड कास्टिंग था उसका न्यू कब रखा गया, किस सन में उसका प्रारंभ किया गया, ये आपको बताना है। 1930 में या 1936 में या 1924 या 1857 में। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है 1936 को, कौन सा, तो राइट आंसर नंबर बी होगा, 1936 यानी कि 1936 में किया गया। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रटना है। अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक, कि हमारी पहली भारतीय संस्था कौन सी थी। अगर आकाश रेडियो की पहली प्रसारण संस्था की बात करेंगे तो कौन सी थी, तो आप लोग बताएंगे कि प्रसार भारती संदेश थी। अब आपको इसी को बताना है कि सन में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, किस सन में हुई थी? 1924, 1936, 1957 या 1913 में। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, पहला प्रसारण कब हुआ था, किसने किया था? आपने बताया कि प्रसार भारती संदेश ने किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1930 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों का डी ऑप्शन होगा, 130 में हुई थी, 1930 में हुई थी, सॉरी 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। देखिए, कूड़ा करकट यानी कि ये देखिए, जन स्वास्थ्य जो आप लोग का सिलेबस है, टीजीटी पीजीटी का जन स्वास्थ्य जो आप लोग का सिलेबस है, वहाँ से ये क्वेश्चन को लिया गया है। जो कूड़े करकट होते हैं उनके विसर्जन की उत्तम विधि कौन सी होती है, ये आप लोग को बताना है। जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, या खाद बनाना, या भराव करने के लिए। तो सबसे उत्तम विधि आपको बताना है। देखिए, कूड़े करकट के विसर्जन की ये सारी विधियां हैं, ये सारी विधियां हैं आप लोग की। ये भी विधि एक विधि है, ये विधि भी है, और ये भी विधि है, ये भी। लेकिन इसमें सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आप लोग को बताना है कि सबसे उत्तम विधि आपका खाद बनाना है। ठीक है, जो हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं, सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इसको हम लोग कंपोस्ट खाद, जो कूड़े करकट निकलते हैं उसका खाद बनाकर अच्छे से उसका विसर्जन किया जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर आप लोग का सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे बौद्ध हो गया है तो भोज लिखना था। ठीक, भोज्य पदार्थ को कौन सा जीव नष्ट करता है, आपको बताना है। भोज्य पदार्थ को कौन सा जीव नष्ट करता है, ये आपको बताना है। तो आप लोगों के सामने जो है ईस्ट है। ईस्ट मतलब फफूंदी जो आपका हो गया। मोड एक जो पेट में एक ये भी जीवाणु होता है। और बैक्टीरिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बैक्टीरिया होगा। जो बैक्टीरिया होते हैं वही हमारे भोजन को नष्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा भोजन किस समय नष्ट होता है, तो आप लोग बताएंगे गर्मी के मौसम में। बैक्टीरिया बहुत जल्दी भोजन में पनपते हैं और भोजन को खराब कर देते हैं। और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखना पड़ता है। तो जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नष्ट करने का कार्य कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है प्राकृतिक निसंक्रामण क्या है। निसंक्रामण का मतलब क्या हुआ? संक्रामण का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोगाणु फैल रहे हैं उसे संक्रामण कहते हैं। अब निसंक्रामण क्या हुआ, तो उस रोगाणु को नष्ट करना ही निसंक्रामण कहलाता है। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है प्राकृतिक निसंक्रामण क्या है, यानी प्राकृतिक के द्वारा हम कैसे किसी चीज़ को निसंक्रामित कर सकते हैं, उसे संक्रामण से मुक्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक पूछा गया है, तो प्राकृतिक में आपका आता है जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, किरणों के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। जो सूर्य के द्वारा आपकी किरणें आती हैं उनको नष्ट करना ही क्या उनके द्वारा ही नष्ट करना क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक निसंक्रामण कहलाता है। ओके, और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? अब अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि किरण सूर्य की किरण होती है। ठीक, सूर्य की किरण होती है और इसका मुख्य स्रोत आपका सूर्य होता है। ओके, चलिए, तो आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हमारे स्क्रीन पे है। 8 नंबर क्वेश्चन है ये, संतानों उत्पत्ति
ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग का एक अंधविश्वास होता है, अभी भी वैसे तो नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे जात हैं जिसमें लोग ऑपरेशन नहीं कराते, नसबंदियां नहीं कराते, या बच्चे उत्पन्न करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। वो बोलते हैं कि संतान उत्पन्न जो है वो ईश्वर की देन है, इसको हम इस तरह से नहीं बंद कर सकते, जितने बच्चे होते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं। तो जो ये एक अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को कैसे ख़त्म किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन आप लोग का है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तत्वों की जानकारी देके, घर 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 अच्छा घर घर जाकर उपदेश देके। तो संभव तो नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति के द्वारा हर एक व्यक्ति से मिल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि संतान उत्पत्ति अंधविश्वास जो है कि ईश्वर की देन है, उसको बता सकते हैं, या हम कोई भौतिक तत्व की जानकारी देकर उन्हें समझा सकते हैं, या घर घर जाके हम लोगों को उपदेश दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी साधन आपका संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, एक शिक्षा एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि शिक्षा द्वारा हम सबको, जनहित को, एक विशाल समुदाय को शिक्षित करके उन्हें इन अंधविश्वास से छुटकारा दिलाया जा सकता है। उन्मूलन का मतलब होता है उसे खत्म करना। ओके, तो शिक्षा द्वारा ही इसे हम उन्मूलित कर सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ए होगा। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज के सीरीज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो होने वाला है, सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है। ठीक है, ध्वनियों का शोर सबसे ज़्यादा किससे होता है ये आपको बताना है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा ध्वनि का शोर किससे होता है। आपसे अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड, आपसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ओके, क्वेश्चन करते हैं कि ध्वनि को किसमें मापा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। ध्वनि को हम लोग किसमें मापते हैं, डेसिबल में। ठीक, डेसिबल में मापते हैं, किसको, ध्वनि को मापते हैं। अगर आपसे यहीं पे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक मनुष्य को कितना डेसिबल ध्वनि जो है आराम से वो सुन सकता है, तो आप बताएंगे 30 से 40 जो डेसिबल आपका ध्वनि होता है, एक व्यक्ति आराम से उसको सुन सकता है, उसकी उतनी कैपेसिटी होती है। कितनी की, तो आप बताएंगे 30 से 40 डेसिबल ध्वनि की कैपेसिटी हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है। फौजी राइफल से होता है, यानी कि जो फौजी होते हैं, जो वो राइफल चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, उससे ध्वनि होती है। या जो आपकी हवाई हमले में सायरन्स लगे हुए होते हैं, आवाज़ करते हुए आपकी हवाई जहाज आगे बढ़ती है, उससे होता है। या जो आप लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं, उससे होगा। या रॉक संगीत से होगा। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, तो आपकी फौजी राइफल जो होती है सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करती है, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करती है। और ध्वनि प्रदूषण भी आप लोगों का क्या है, वायु प्रदूषण का, प्रदूषण का एक प्रकार होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक, जो भी ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसकी जो आपकी फौजी राइफल होती है, फौजी राइफल जो होते हैं, इसकी ध्वनि कितनी होती है, तो ये आप बताएंगे 160 डेसिबल होती है। कितनी होती है, 160 होती है। तो सोचिए कितना ज़्यादा ये ध्वनि कर रही है, जबकि एक व्यक्ति की ध्वनि सुनने की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 30 से 40 होती है, जबकि उसका 2-3 गुना आप लोग का ये ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि कौन उत्पन्न कर रहा है, तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर आप लोगों का ए होगा, फौजी राइफल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए वहाँ पे आप लोगों ने ध्वनि प्रदूषण पढ़ा। आप लोगों का ये भी जो पर्यावरण का चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम, आप टेट, सुपर टेट,
आप ISPCS के भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पर्यावरण से संबंधित आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग जो पर्यावरण का चैप्टर है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया वायु प्रदूषण से उत्पन्न जो धूम या कोहरे के लिए जो कोहरा होता है, मतलब एक धुंधला सा छाया रहता है। इस समय देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, वहाँ धुंध आ जाता है, इसे धुंध कहा जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या मीथेन गैस होता है। ठीक, आपको बताना है कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो ये आपका धूम या कोहरा या जिसे हम लोग धुंध कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। जो वायु प्रदूषण से उत्पन्न जो धूम या कोहरे होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्मॉग भी कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का होगा वो ए होगा। क्या होगा, ए होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय। अरक्तता का मतलब होता है इनेमिया। सेकंड, ओके, अरक्तता का अर्थ होता है एनीमिया। ओके, जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उस समय जो होता है माँ के गर्भ में एक दूसरे शिशु का विकास हो रहा होता है, तो उसे भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो उस समय इनेमिया होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। माँ के शरीर में अरक्तता है ये बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे मुझसे बच सकें। तो पहला ऑप्शन आपका पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, प्रतिदिन विश्राम करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। तो राइट आंसर आप लोग का डी होगा। आप लोग को भी पता है कि एक गर्भवती माता के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि वह पर्याप्त मात्रा में जो पौष्टिक होते हैं, यानी कि ऐसा आहार ले जिसमें सभी पौष्टिक आहार उपलब्ध हों, उसको ग्रहण करना चाहिए, जिससे क्या हो कि शिशु का भी विकास अच्छे से हो और माँ को भी जो रक्त की कमी है वो ना हो। ओके, तो इसके लिए आपका क्या जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, जो है मैं बहुत कम क्वेश्चन कराती हूँ और उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन होगा 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा जो होगा, दांतों के स्वास्थ्य के लिए, ये गर्भ लिखा हुआ है। ओके, गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। ये आम है, आम का, संतरा, अमरूद, चीकू। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग दांत के लिए देखते हैं तो दांत के लिए सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत होती है, दांत के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, तो कैल्शियम की होती है। किसकी होती है, तो कैल्शियम की होती है। तो कैल्शियम के लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, तो कैल्शियम देखा जाए तो आप लोग का अगर यहाँ पे अमरूद, चीकू और आम दिया गया है तो उस हिसाब से संतरे में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। किस में होता है, संतरे में सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर आपका संतरा होगा। ठीक है, संतरा। और इसके साथ ही साथ जो माँ होती है वो कैल्शियम के लिए पालक खा सकती है, पालक में अच्छे कैल्शियम होते हैं। आपका खजूर हो गया, बादाम हो गया, ठीक, दूध पी सकती है, दूध में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होते हैं। तो इन सब के लिए वो कैल्शियम ले सकती है, यानी कि शिशु जो गर्भस्थ शिशु है उसके हड्डियों के निर्माण के लिए, उसके दांत के निर्माण के लिए, उसके नाखून के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों
के लिए, वो अच्छे स्रोत के लिए संतरा हो गया, आपका पालक हो गया, खजूर हो गया, बादाम हो गया, सलजम और इन सब चीज़ों के साथ साथ दूध का सेवन कर सकती है। आप लोगों को आज का ये सीरीज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चनों के सीरीज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।